आज की क्लास में हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, वो है पिच। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में और एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ड्रम और गिटार के केस में अगर आप कंसीडर करो तो ड्रम की फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गिटार, बिकॉज नंबर ऑफ वेव्स जो उसके केस में बनते हैं ड्रम के केस में वो ज़्यादा बनते हैं और गिटार के केस में कम बनते हैं। लेकिन चाहे नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हो चाहे कम हो, साउंड जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करता है। स्पीड ऑफ साउंड इज सेम इन बोथ केस। बोथ से मेरा मतलब है गिटार या ड्रम, दोनों के केस में स्पीड जो है वो साउंड का सेम रहेगा, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बदल गई तो उसी चीज को हम कहते हैं पिच, यानी कि पिच एक और कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है। सवाल यह है कि हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कैसे करता है इन फ्रीक्वेंसीज को, सॉरी इसकी किसी की पिच ज्यादा है किसी की पिच कम है, इस चीज को इंटरप्रेट कैसे करता है। तो अगर ब्रेन को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की जो संख्या है वो अगर ज्यादा मिलेंगी तो ब्रेन उसको हाई पिच का साउंड कहेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी की संख्या कम मिलती है तो उसे लो पिच का साउंड कहा जाता है। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आपको तो ये देखो, इसमें नंबर ऑफ वेव्स जो है बहुत ज़्यादा है तो इसका पिच भी जो है PITCH पिच भी जो है वो हाई होगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर आप लेके चलो बहुत ही कम धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है, स्लो बन रहा है, तो इस केस में जो पिच है वो लो होगा। इस केस में पिच हाई है यानी कि फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिख लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जिसका पिच ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो आपको समझ आ गया कि ब्रेन इंटरप्रेट कैसे करता है, किसी का पिच ज़्यादा है या किसी का पिच कम है, फ्रीक्वेंसी से इंटरप्रेट करता है। अब एक तरीके से ना इसका अर्थ ये भी होता है कि इस केस में वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा हुए हैं, फास्टली वाइब्रेट हुए हैं। ड्रम जो है वो जल्दी वाइब्रेट करता है और गिटार जो है वो स्लोली वाइब्रेट करता है। तो अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे फास्टर वाइब्रेशन था, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लोअर वाइब्रेशन था, राइट। तो अगर वाइब्रेशन स्लो है, धीरे है, तो पिच जो है वो लेस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एरो मैंने नीचे बनाया है, और अगर फास्टर वाइब्रेशन है तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी इंक्रीज कर जाएगा। अब हम अलग एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। चलिए, अगर मैं आपके सामने एक वेव बनाऊं, लेट्स सपोज ये हमारा वेव है। अब आप सब मुझे बताओ ये क्या है। दिस इज द क्रस्ट, जहां पे प्रेशर हाई था तो इसे हम कह रहे थे क्रस्ट। क्रस्ट एक तरीके से कंप्रेशन का भी केस होता है, और यहां पे प्रेशर कम है तो ये हो गया ट्रफ। ट्रफ वाज नथिंग, रेयरफैक्शन। अब क्रस्ट की जो मैक्सिमम हाइट होगी, देखो इसमें हाइट तो बहुत सारी है, ठीक है, आप अगर नोटिस करो तो ये पूरा ही क्रस्ट है। तो अगर मैं इस वेव लेंथ से ये जो है अपना, ये है वेव लेंथ, इस वेव लेंथ से ऊंचाई नापूं इसकी, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये भी हाइट है इसकी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये सारे इसके हाइट है। सिमिलर केस में ये भी इसकी डेप्थ है, ये भी डेप्थ है, ये भी डेप्थ है, ये भी डेप्थ है, डेप्थ है, सारे डेप्थ है। मगर आपको इनमें से एक एरो सेलेक्ट करना हो तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे जिससे आप ये बता पाओ कि सबसे ज्यादा जो है क्रस्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरो है ना, ये वाला जो लाइन है, इसको आप हाईएस्ट पॉइंट बोलोगे। तो जो हाइट होता है ना क्रस्ट का, आप इससे नहीं निकालोगे, इससे नहीं निकालोगे, आप हाइट निकालोगे सेंटर पॉइंट से। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वही जो आगे जाके बनता है एम्पलीट्यूड। तो ये आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड। अगर इसको मैं लिखूं, ये अगेन ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, राइट। अब क्रस्ट क्या था, एक तरीके से कंप्रेशन था, ट्रफ क्या था, रेयरफैक्शन था। तो आप ये भी कह सकते हो कि जहां पे कंप्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है ना जिस पॉइंट पे, वो आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई एम्पलीट्यूड के बारे में भी, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड को जो है हम किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एज लाइक फ्रीक्वेंसी, जहां पे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे म्यू से, और वेवलेंथ के केस में उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे लैम्डा से। इसकी ऐसा यूनिट थी हर्ट्ज, इसकी थी मीटर, बट इस केस में ऐसा कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ये बस हाईएस्ट पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होता है। अब हम बात करेंगे कि बहुत बार आपको ना कोई आवाज लाउड सुनाई देता है, बहुत बार आपको आवाज जो है वो बहुत स्लो सुनाई देता है। तो जो ये लाउडनेस और स्लोनेस का फैक्टर है ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये है क्वालिटी ऑफ साउंड की बात। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड कई पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, एक होता है पिच पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप सोच के देखो गिटार की आवाज और ड्रम की आवाज, तो आपको गिटार की आवाज ज्यादा मधुर सुनाई देगी एज कंपेयर टू ड्रम के केस में। तो अब
एग्जाम्पल से आप बताओ, गिटार में ऐसा क्या खास था, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, राइट। अगर आप तेज तेज बोलो, चिल्ला के बोलो, तो उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, एक ही सेकेंड में आपके वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। तो पिच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि जिसका भी फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको लेस है, ठीक है, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो रिच होगी। रिच मतलब बढ़िया साउंड क्वालिटी होगी, हाई साउंड क्वालिटी। यहाँ पे आप लिखो हाई साउंड क्वालिटी, और इसका वाइस वर्सा हो जाता है लो साउंड क्वालिटी केस में। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे। अब आपने 3 चीज इसमें अच्छे से समझ लिया है, और वो क्या है 3 चीज, आपको मैं एक बार रिकैप कराता हूँ। उसके बेस पे एक फॉर्मूला है। नंबर 1 आपने पढ़ा लैम्डा के बारे में, लैम्डा वाज योर वेवलेंथ। नंबर 2 आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी को लिखते थे म्यू से। और नंबर 3 टाइम पीरियड, ठीक है। अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो अगर मान लो ये देखो ये वेव है, अगेन एक बार रिकैप करा रहा हूँ, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, ये लाइन है आपका वेवलेंथ। आपको पहले से पता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट का डिस्टेंस आप कह लो वेवलेंथ। यहाँ से नया क्रस्ट बनेगा ना तो उसका डिस्टेंस होगा वेवलेंथ। जो मर्जी आप कह लो, फॉर्मूला में ड्राइव करना है इन तीनों के बीच में, लैम्डा, म्यू और टाइम पीरियड के बीच में हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इनका फॉर्मूला ड्राइव होके आता है कुछ इस प्रकार से, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला ड्राइव होता है v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि v क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस v की, ये है v वेलोसिटी, और 1 बाई टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर लिखना चाहो तो ये 1 बाई टाइम पीरियड। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं यहाँ भी v लिख दिया, ये भी v लिख दिया, ये म्यू है और ये v है, ये वेलोसिटी है, जिस रफ्तार से चीजें आगे की ओर जाएगी। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टाइम पीरियड है आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज समझ आ गई। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ भाई, समझ आ गया सब कुछ, बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं है।